गुड इवनिंग बच्चों, सभी बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? अमन, सुमित, सिमरन, दिव्यांश, ईशान, सियोज, गुड इवनिंग भाई, सभी को नमस्ते। चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? ऑडियो वीडियो क्लियर है? हम भी मजे में हैं भाई। आप सही रहेंगे तो हम सही रहेंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। पढ़ाई बढ़िया हो रही है। चलिए, ये इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। पढ़ाई बढ़िया होनी चाहिए, बाकी कुछ आगे पीछे चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी पढ़ाई सही होनी चाहिए बस, है ना। और कॉन्फिडेंस आना चाहिए। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस जो है आपको बता ही रखा है, केवल और केवल किससे आता है? अपना वर्क करने से, ऑनेस्टी के साथ, और कुछ भी करने से नहीं आता। हेल्थ का ध्यान रखिए और पढ़ाई करिए। चलिए, फिर एक डिस्प्लेसमेंट मेथड डिस्कस करना है कॉन्वेक्स के लिए। इस पे इसके रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है ना। इस मेथड में एक्सपेरिमेंट है ये। डिस्प्लेसमेंट मेथड जो एक्सपेरिमेंट है बेसिकली वो किसके लिए है? वो है अपना टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो किसी कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ को फाइंड करने का ये एक्सपेरिमेंट है। तो इसके जो रिजल्ट्स हैं, मुझे बहुत चांसेस हैं कि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आए भी हैं जेईई मेंस में, और आगे भी आते रहेंगे। ठीक है, होमवर्क में कौन सा क्वेश्चन कह रहे हैं? 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका डाउट है। ठीक है, स्लाइड तो मैंने अभी ली नहीं है, स्लाइड देख के ठीक है बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 है ना आपका डाउट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट मेथड की अगर बात कर रहे हैं तो बेसिकली इसका एम क्या होता है? टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, है ना। इसके लिए हम ये परफॉर्म करते हैं। होता क्या है इसमें? इसमें अपने पास होता यह है कि एक स्क्रीन है जो कि फिक्स होता है, और स्क्रीन और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फिक्स होती है। स्क्रीन और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अपनी फिक्स होती है, और आप लेंस कहीं पे भी लगा रहे हो। मान लो हमारा यहां पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेंस आपने कहीं पे भी लगाया है। ठीक है, स्क्रीन पे अगर आप देखिए, अगर आप स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट चाहते हो तो ऑब्वियसली वो ऑब्जेक्ट रियल होगा। ये बात सबको समझ में आती है। अगर आप स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट चाहते हो तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा? रियल होगा। ये तो सभी को क्लियर है। ठीक है, तो एक कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, और ऑब्जेक्ट और स्क्रीन की दूरी फिक्स है। ये अपना स्क्रीन है, तो स्क्रीन पे ऑलवेज हम रियल इमेज लेके आते हैं। स्क्रीन पे ऑलवेज हमें क्या मिलता है? रियल इमेज। दुर्गा पूजा हर साल आता है मेरे भाई। दुर्गा पूजा, काली पूजा, सरस्वती पूजा, विश्वकर्मा पूजा, पूजा ही पूजा। कितना पूजा? ठीक है, ये सारे पूजा जो है ना, इन सारे पूजा से ऊपर है कर्म की पूजा। क्योंकि आप कोई भी, अब आजकल तो मैं उस पर अभी नहीं आऊंगा, मेरे पास समय नहीं है। आजकल जो है, मतलब जो अपना बेसिक जो आइडियोलॉजी है वो पूरा डिटोरिएट हो गया है, ये बाबा और ये बहुत सारे ड्रामे के वजह से, है ना। तो बेसिक अगर आप ग्रंथ पढ़िए, बेसिक वेदास पढ़िए, तो वो कभी आपको इन सब बवाल में पढ़ने के लिए सलाह नहीं देता। वो बस ये कहता है कि अच्छा काम करो, किसी का बुरा मत सोचो, बुरा ना करो,
और अपने कर्म करो। लेकिन आजकल जो है, अब जानते ही हो, उस पर खैर वो मेरे डोमेन से बाहर की चीज है, तो उस पर हम नहीं बात करेंगे। तो दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा तो हमेशा ही आता रहेगा। ये जो फेस्टिवल आ रहा है लाइफ में पहली और आखिरी बार आ रहा है, उस फेस्टिवल पे ध्यान दो। तो स्क्रीन अपने पास ये है, ठीक है। अब सभी बच्चों को पता है कि यहां पे अगर मैं ऑब्जेक्ट है और ये डिस्टेंस को अगर मैं u ले लेता हूं, ये डिस्टेंस को अगर हम u ले लेते हैं, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? अगर टोटल डिस्टेंस d है, टोटल डिस्टेंस स्क्रीन और इसके बीच की डिस्टेंस आपको दी हुई है, वो अपना क्या है? d है। स्क्रीन और इसके बीच की डिस्टेंस पूरी दी हुई है, वो हम लेके चल रहे हैं d, है ना। ये दोनों फिक्स हैं, ध्यान देना, ठीक है। ये दोनों फिक्स है, ठीक है। तो अब ये अगर फिक्स है, तो अब आप मुझे बताओ कि O अपने पास है और स्क्रीन यहां पर है, तो ये दोनों फिक्स है, ठीक है। ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन इज फिक्स, ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन इज फिक्स, ठीक है। और आप सभी को पता है कि हमेशा और हमेशा जो है हमें रियल इमेज मिलेगा। तो यहां से आप u, अगर ये u है, ठीक है, तो आप सभी बच्चों को पता है कि जो इमेज की लोकेशन है वो d माइनस यू होगी, यही v हो जाएगा। बताओ, d माइनस यू बोल सकते हो कि नहीं? कि इमेज की जो लोकेशन होगी एक तरीके से v जो होगा वो d माइनस यू, बोलो, ये बोल सकते हो। तो d माइनस यू होगा। अब इसमें आप लेंस मेकर अगर यूज करते हो, तो लेंस मेकर यूज करो, क्या मिलने वाला है तुम्हें? लेंस मेकर कह रहा हूं, लेंस फॉर्मूला, थिन लेंस है, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यही बोलोगे। अब वैल्यू पुट कर रहे हो विथ साइन, तो 1/v वो है d माइनस यू, ठीक है, माइनस u है 1/-u इज इक्वल टू, फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव ही होगा, तो फाइनली हमारे पास आता है 1/d माइनस यू प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसको अगर रीअरेंज करो तो u अपॉन u d माइनस यू, ऊपर यही आएगा, देख लो, ऊपर यही आएगा, d आएगा ऊपर, ये कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम ले लो, इसमें भी लोगों को परेशानी हो जाएगी, मैं स्टेप लिख देता हूं। तो ये अपने पास u होगा और ये होगा d माइनस यू, ये मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो यहां से u कैंसिल होगा और फाइनली हमारे पास मिलेगा df, df इज इक्वल टू, आगे बढ़े, यहां तक देख लीजिए पहले, ठीक है। चलिए, टू लेंस विथ डी सेपरेशन से एफ क्यू निकालना हो, तो वो तो मैंने आपको बताया था, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। चलिए, तो d अपॉन, वो तो डेराइव भी कराया था एंगल ऑफ डेविएशन से, तो d अपॉन d माइनस यू, यही था ना, d माइनस यू अपॉन यू, d माइनस यू इंटू यू इज इक्वल टू 1/f। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो df इज इक्वल टू du माइनस यू स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक मिल रहा है, तो u स्क्वायर माइनस du प्लस df इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है। क्या वही फॉर्मूला लगा के, क्या कह रहे हो? यू नहीं समझ में आ रहा है आपका क्वेश्चन, वही फॉर्मूला लगा के, क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूं मैं।
तो यहाँ पे यू स्क्वायर माइनस डी यू प्लस डी एफ ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो क्वाड्रेटिक है, तो बच्चों ये तो तुम लोगों को पता है कि अगर क्वाड्रेटिक है तो अब कहानी जो है डिस्क्रिमिनेंट से शुरू होगी। ये जो क्वाड्रेटिक बना है इसके बहुत सारे रिजल्ट्स आने वाले हैं। क्या कि अगर आप इसमें केस लेना शुरू करूं मैं, पहला केस है केस 1 कि डी अगर अपना लेस देन 0 हो, डी अगर अपना लेस देन 0 हो, ठीक है, तो अगर डी अपना लेस देन 0 होगा तो कोई यू के कोई रूट्स नहीं आएंगे। इसका क्या मतलब है कि इस पूरे सेटअप में कोई भी ऐसा यू नहीं होगा, कोई भी ऐसा यू नहीं मिलेगा जिसका रियल इमेज हमें स्क्रीन पे मिले। कोई भी ऐसा यू नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसा यू नहीं मिलेगा जिससे कि हमें रियल इमेज मिले। क्लियर है? तो यहां से डी अपना लेस देन 0 है, तो डी अगर लेस देन 0 होगा तो आप बता सकते हो नो रियल यू एग्जिस्ट, है ना, so that we can get real image on the screen। तो स्क्रीन पे हमें रियल इमेज मिले, इसके लिए कोई यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। डी कितना है देख लो, कंडीशन क्या होगी, तो बी स्क्वायर माइनस 4df लेस देन 0। तो यहां से आप फोकल लेंथ पे भी कंडीशन निकाल सकते हो, d लेस देन 4f, है ना, या f ग्रेटर देन d बाई 4, ऐसे बोल सकते हो। d लेस देन 4f, है ना, d अपना लेस देन 4f होगा, मतलब जो डिस्टेंस है वो जो अपना कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी अगर 4f से कम हो गई तो हमें कोई भी रियल इमेज नहीं मिलेगा। क्लियर है? अब अगर हम बात करें कि केस 2 फॉर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 की अगर बात करें तो हमारे पास आएगा डी स्क्वायर इक्वल टू 4df, है ना, दैट इज f इज इक्वल टू d इक्वल टू 4f, d इक्वल टू 4f। इससे आप क्या समझ पा रहे हो, d इक्वल टू 4f मतलब ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में अगर दूरी 4f है, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में अगर दूरी 4f है तो हमें एक सिंगल u मिलेगा, मतलब हमें एक पोजीशन मिलेगा, लेंस का कोई एक पोजीशन मिलेगा ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में u, जिसका हमें एक रियल इमेज स्क्रीन पर मिलेगा, सिंगल पोजीशन, है ना। इक्वल रूट्स की बात हो रही है, तो इक्वल रूट्स की बात हो रही है तो अपना कब होगा ये d इक्वल टू 4f का ये मतलब है कि फॉर यूनिक वैल्यू, यूनिक वैल्यू ऑफ u, है ना, वी हैव, या ऐसे लिखो तो ज्यादा समझ में आएगा, only one position of lens for real image। तो रियल इमेज के लिए हमें एक पोजीशन मिलेगा, और आप चाहते हो कि वो पोजीशन भी निकाल लें तो वो भी निकाल सकते हैं। अब आप ये क्या बोल सकते हो कि यहां पे ध्यान से देखो कि वो रूट क्या होगा, इक्वल रूट है तो रूट निकाल दो। यू क्या लिखोगे आप, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, वही माइनस 4ac अपॉन 2a, तो 2, तो ये तो खैर 0 ही है, तो u अपने पास आ रहा है देखो d बाई 2, u आ रहा है d बाई 2, मतलब वो पोजीशन भी आपको पता चल गई, वो पोजीशन आपको पता चल जाएगी। u जो है d बाई 2 होगा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेंस से d बाई 2 होगा, तो हमारा स्क्रीन की भी जो डिस्टेंस होगी वो भी d बाई 2 होगा। ठीक है, तो एक पोजीशन होगा और वो होगा मिड पॉइंट। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में अगर लेंस को रखोगे तो आपको एक सिंगल जो है क्या मिलेगा, स्क्रीन पे रियल इमेज मिलेगा। ठीक है, अगर हम और बात करें केस 3 की, ये तो केस 2 है,
ठीक है, ये केस टू था। ठीक है, तो हमें इसका मतलब हुआ कि डी जो है क्या हो जाएगा, डी यू जो हो जाएगा डी बाई टू हो जाएगा। ठीक है, और एफ के बारे में बात करो तो डी बाई फोर होगा या डी इक्वल टू फोर एफ, डी इक्वल टू फोर एफ। तो यू को एफ के टर्म्स में भी लिख सकते हो बिल्कुल, तो डी फोर एफ है तो यू आप लिख सकते हो टू एफ, यू को आप लिख सकते हो टू एफ। तो ये सब रिजल्ट आपको थोड़ा ध्यान रखना है, मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये रिजल्ट डायरेक्ट पूछा जा सकता है, आप टिक करोगे तो रिजल्ट जो है ये थोड़ा ध्यान रखिएगा सारे केसेस के। u d बाई टू मतलब या फिर d फोर एफ है तो u कितना होगा 2f के बराबर। ठीक है, आगे बढ़े भाई। केस 3 क्या हो सकता है जब हमारे पास d ग्रेटर देन 0 हो। केस 3 हमारे पास हो सकता है कि d जो है ग्रेटर देन 0 हो। तो आपको पता है कि अनइक्वल रूट्स होंगे, क्वाड्रेटिक अपने पास है, क्वाड्रेटिक अपना है यू स्क्वायर माइनस डी यू प्लस डी एफ, यही तो है। अगर इस कंडीशन को आप फॉलो करते हो तो आपको दो अनइक्वल रूट्स मिलेंगे जहां पे रियल इमेज बनेगा। ठीक है, यही है। तो अब आपके पास जो रूट्स होंगे उसके क्या होगी पोजीशंस, तो u1 या u2 माइनस बी, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4df अपॉन 2। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा इसको और रीअरेंज करके लिख रहा हूं, डी कॉमन ले लूं क्या, या ऐसे ही अंदर ही रखो, डी यहां से कॉमन ले रहा हूं बस, तो 1 माइनस 4f डी माइनस 4f, डी माइनस 4f अपॉन में 2। तो रूट्स क्या क्या आ जाएगा, एक u1 आएगा, वो हो जाएगा d, मान लो आप लेते हो प्लस, तो ये हो जाएगा d माइनस 4f अपॉन में 2। ठीक है, और एक हमारे पास u2 आएगा, वो हो जाएगा d माइनस अंडर रूट d माइनस 4f अपॉन में 2। बोलो भाई, तो दो पोजीशंस मिलेंगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं, केस 2 में क्या हो गया, केस 2 में आपको, केस 2 में यही है भाई कि केस 2 में यहां पर ऑब्जेक्ट होगा, इधर अपने पास स्क्रीन होगा, तो एक ही इमेज होगा। और ये आप सभी को पता भी है, ये नहीं पता है, मैंने लोकेशन नहीं बताया, लेकिन ये सभी को पता है कि अगर ऑब्जेक्ट 2f पे होता है तो इमेज भी अपना 2f पे बनता है, ये तो पता होगा सभी को, ये तो सभी को पता होगा। क्लियर है सभी को, चलिए। तो यहां पे अपने पास क्या है, अरे ये तुम लोगों को पता है कि नहीं कि ऑब्जेक्ट और इमेज की लोकेशन, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव, ये 4 कंडीशन होती हैं। शायद मुझे लगता है ये भी तुम लोगों को नहीं पता है क्या, कि अगर हमारे पास ये 4 कंडीशन होती हैं, ये f होता है, ये 2f होता है, अगर ये यहां होता है ना, जैसे कॉनकेव मिरर की बात होती है, ये बियॉन्ड 2f होगा ऑब्जेक्ट, तो इमेज जो बनेगा बिटवीन f एंड 2f बनेगा, पता है ना ये वही। और दूसरा जो होता है कि अपने पास ये 2f पे होगा, तो ये भी 2f पे ही बनता है, मैग्निफिकेशन इस केस में 1 होता है। ठीक है, उसके बाद से मतलब मैं मॉड की बात कर रहा हूं, तो यहां पे अपने पास क्या होगा कि अगर f और 2f के बीच में हो तो इमेज जो है बियॉन्ड 2f बनता है, मैग्निफाइड बनता है, इन्वर्टेड हमेशा रहता है, मैग्निफाइड रहता है। ये तो पता होगा, नहीं पता होगा तो जिनको देख लेना भाई। ठीक है, कॉनकेव में जैसे चलता है वैसे ही चल रहा है। और एक लास्ट केस होता है जब अपने पास ऑब्जेक्ट यहां होता है तो इमेज जो बनता है वो इधर बनता है, वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है, वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है। कॉनकेव में केवल और केवल वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है और डिमिनिश्ड बनता है। जबकि कॉन्वेक्स में एक ही केस है जब ऑब्जेक्ट हमारा पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी फोकस और
ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो तो इमेज अपना ये बनता है। ये सभी को क्लियर है आई थिंक। चलिए, तो ये आई थिंक सभी को क्लियर है। यहां आ जाइए, तो u अपने पास ये आ गया। अब मुझे बताओ कि जब u1 ये है तो व्हाट अबाउट v1? v1 हो जाएगा d माइनस u1। तो जब आप v1 करोगे तो u2 की पोजीशन आएगी। देखो वाइस वर्सा, इसको d से माइनस करोगे तो d माइनस डी बाई टू माइनस 1/2 अंडर रूट डी माइनस 4f, यही तो आएगा। देखो इसको जब d माइनस u1 करोगे तो अपने पास ये आ जाएगा, और ये यहां से फिर क्या आ जाएगा, d माइनस अंडर रूट डी माइनस 4f बाई 2। तो एक तरीके से v1 किसके बराबर है, u2 के बराबर। शायद समझ गए होंगे, v1 जो है u2 के बराबर है। उसी तरह अगर ये u2 है तो इसका जो v2 होगा वो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, सभी को क्लियर होगा आई थिंक। वो हो जाएगा d प्लस अंडर रूट डी माइनस 4f बाई 2। मतलब v2 इज इक्वल टू एक तरीके से u1 है ना, और v1 इज इक्वल टू u2। ये सिचुएशन है। इस वीक तक चलेगा भाई ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो v2 अपने पास ये हो जाएगा। सोचा तो था कि खत्म हो जाएगा, लेकिन केवल खत्म करना उद्देश्य नहीं है मेरा, वेरिएशन कराते कराते हो ही जाता है। तो आपको ये मिल रहा है। यहां तक क्लियर है बच्चों? यहां तक सभी को क्लियर है कि दो पोजीशंस मिलेंगी, और वो दोनों पोजीशंस आप देख रहे हैं कि एक u1 के लिए तो दूसरा v1 होगा, और v1 और u1 दो पोजीशंस हमें मिलेंगी जहां पर, ठीक है, दो पोजीशंस ऐसे मिलेंगी जहां पर u1 और v1 और u2 और v2 आएंगे। यहां तक क्लियर है? अगर आप इसी में चाहते हो कि आप इसका मैग्निफिकेशन डिसाइड करो तो मैग्निफिकेशन सभी लोग बता सकते हो। मैग्निफिकेशन जैसे फर्स्ट केस की बात करो तो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, h मैग्निफिकेशन m जो होगा वो आप बोलते हो ना कि hi, तो hi1 अगर बात करो अपॉन में ho1 है ना, ऑब्जेक्ट पोजीशन 1 की, और यहां पे hi1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, दिस इज इक्वल टू लेंस के लिए आप ये लिखते हो v1 अपॉन u1, यही तो लिखते हो। तो मैग्निफिकेशन जो आएगा पहले के लिए, पहले पोजीशन के लिए जो मैग्निफिकेशन आ रहा है वो देख लो m1, तो कितना आ रहा है, v1 की वैल्यू कितनी है, ये है v1 की वैल्यू, ये है अपना u1 की वैल्यू। तो v1 अपॉन u1 करोगे तो इसको आप डिवाइड कर सकते हो, v1 अपॉन u1 को डिवाइड कर सकते हो इंटू HON जो भी अपना हाइट होगा, ठीक है। और इसी तरह से m2 जो सेकंड केस के लिए मैग्निफिकेशन की बात करो तो वो क्या लिखते हो, hi2 अपॉन में HO2, वो कितना हो जाएगा, वो अपने पास हो जाएगा v2 अपॉन u2। और आपको पता है कि v1 u2 के बराबर है, v1 जो है u2 के बराबर है और v2 u1 के। तो एक बात देख पा रहे हो, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 1 हो जाएगा, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों केस के मैग्निफिकेशन को, तो आपको क्या मिलेगा, hi1 मतलब hi1 और hi2, ho तो एक ही है ना, ऑब्जेक्ट तो एक ही है, तो इसको तो ho रखो। तो hi1 इंटू hi2 अपॉन ho स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं ये कह रहा हूं v1 अपॉन u1 इंटू v2 अपॉन u2। और सबको पता है कि v1 u2 के बराबर है और v2 u1 के बराबर है, यहां से, है ना। तो आपको क्या मिलेगा, यहां से मैग्निफिकेशन का एक रिजल्ट और मिलता है, hi1 इंटू hi2। दो पोजीशन के लिए जो मैग्निफिकेशन है ऑब्जेक्ट का ho स्क्वायर
इक्वल टू 1 है ना। तो HO इज इक्वल टू अंडर रूट, ये सारे रिजल्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, HI2। तो ये एक रिजल्ट और आपको मिला कि अगर मैग्निफिकेशन दोनों पोजीशन के लिए जो होगा हाइट ऑफ इमेज, वो ऑब्जेक्ट के साथ ये रिलेशन रखेगा, ऑब्जेक्ट के साथ ये रिलेशन रखेगा। यहां तक क्लियर है बच्चों? क्लियर है सभी को? तो HO इक्वल टू HI1 इंटू HI2 अंडर रूट दैट इज इक्वल टू HO। तो ये सारे रिजल्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कि अगर D हमारा, इसमें कंडीशन, ये कंडीशन तो समझ ही रहे हो कि कौन सी कंडीशन होगी, D स्क्वायर ग्रेटर देन 4DF, और यहां पर आप बोल सकते हो कि D ग्रेटर देन 4F, है ना। तो D अगर 4F से ग्रेटर हो जाए, D अगर 4F से ग्रेटर हो जाए, आपने तीन चीज देखा कि D इक्वल टू 4F पे सिंगल एक इमेज मिलेगा, सिंगल पोजीशन होगी लेंस की, और वो मिड पॉइंट होगा, वहां पे हमें क्या मिलेगा, 2F पे रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज। ठीक है, अब अगर D हमारा लेस देन है तो कुछ नहीं मिलेगा, D ग्रेटर देन 2F 4F है तो हमें दो पोजीशंस मिलेंगी, लेंस के ऐसे दो पोजीशंस मिलेंगी जहां पे हमें इमेज रियल मिलेगा। क्लियर है बच्चों? तो यहां से आप ये सारी डेटा आप ले सकते हैं। आगे बढ़े तो ये रिजल्ट्स याद रखिएगा, अप्रोच याद रखिएगा। तो आपने एक चीज क्या सीखा आपने कि मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस टू फाइंड ए रियल इमेज ऑन द स्क्रीन? इट इज 4F, है ना। तो यहां से आपने ये बात सीखी थी। इक्वल वाले में एक बात ये सीखा था आपने कि D इक्वल टू 4F। तो हम बोल सकते हैं यहां पे कि इट इज मिनिमम डिस्टेंस, यहां मैं लिख भी दे रहा हूं मिनिमम डिस्टेंस। तो ये सारे रिजल्ट्स आपके इंपॉर्टेंट है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन फॉर रियल इमेज, ऑब्वियसली ये सब वैलिड है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम कर रहे हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए वैलिड है। आगे बढ़े, चलिए। तो इसी पे जैसे एक जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, PYQ ही था वो, मुझे जो लग रहा है बहुत पुराना क्वेश्चन है, कि हमारे पास ये दिया हुआ था एक ऑब्जेक्ट और एक इमेज की पोजीशन, ये अपना डिस्टेंस था उन दोनों के बीच में, और हमने एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को काट कर डिस्प्लेस कर दिया था। एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस था, ऐसा था, देखो एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस था ऐसा। ठीक है, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस था और इसी को हमने डिस्प्लेस कर दिया था, कुछ डिस्टेंस पे। हाफ काट के। ठीक है, ये हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया था, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस था, इसको हमने ऐसे डिस्प्लेस कर दिया था। इन्होंने दिया था इन दोनों के बीच का, यहां कहीं ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये स्क्रीन है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो दिया गया था 1.8 मीटर। ठीक है, और मैग्निफिकेशन दिया गया था 2, मैग्निफिकेशन दिया गया है, m दिया गया है 2, ये गिवन है, मैग्निफिकेशन 2 गिवन है और d दिया है 1.8 मीटर। तो आपको बताना है फाइंड u, v एंड f। तो ऑब्जेक्ट, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, ये सारी चीजें हमें बतानी है। ठीक है, अब यहां से अपने पास क्या हो रहा है कि मान लीजिए इन दोनों के बीच का सेपरेशन हमें नहीं पता, लेकिन ये जरूर गारंटी हो गई कि अगर मैग्निफिकेशन 2 दिया है
इसका मतलब आप समझते हो कि इन दोनों के दो पोजीशंस ऐसे मिल रही हैं, जैसे U1 और U2 मिला था, तो दो पोजीशन ऑफ लेंस ऐसा मिलेगा जैसे हमें यहां पे रियल इमेज मिलेगा। तो मुझे ये बताओ कि ये डिस्टेंस अननोन्स मान लेते हैं। मान लो इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इस दूरी को कुछ d मान लें, हमें नहीं पता ये दूरी क्या है, तो ये भी हमें निकालना ही है एक तरीके से, डिस्टेंस बिटवीन द d भी निकालना है, ये भी लिख देता हूं, u v f एंड d डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द लेंस। ठीक है, तो आप कैसे कर रहे हैं देखो, इस रिजल्ट को हम यूज कर सकते हैं यहां पे कि मान लेते हैं ऑब्जेक्ट से ये दूरी अपनी u है, तो फाइनली जो है इमेज से इसकी जो दूरी होगी वो v होगी। ठीक है, और इसके लिए ऑब्जेक्ट से दूरी अगर हम u डैश ले लेते हैं और इमेज की दूरी इससे जो होगी वो v डैश ले लेते हैं, वो v डैश ले लेते हैं। और अभी अभी तुमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि एक तरीके से u, देखना ध्यान से, v u डैश के बराबर होगा और u v डैश के बराबर होगा। बोलो भाई, u जो है, ये जो u1 है ना, u1 v2 के बराबर था, अभी अभी आपने एक रिजल्ट पढ़ा, देखिए u1 जो है v2 के बराबर था और u2 जो है एक तरीके से v1 के बराबर था। तो ये चीज आप यहां यूज कर सकते हैं, ये रिजल्ट आप डिस्प्लेसमेंट मेथड को यहां पे यूज कर सकते हैं। क्या कि जो अपना u है वो एक तरीके से दिस इज इक्वल टू u बोल सकते हो, और u डैश जो है ये इक्वल टू v है, ये बोल सकते हो। तो बताओ यहां से अब एक रिलेशन निकाल लें, क्या क्या, v प्लस u जो है d है, v प्लस u जो है हमारे पास d है, या आप ये बोल सकते हो कि u प्लस d प्लस v डैश, u प्लस d प्लस v डैश इक्वल टू 1.8 है, इसको d लिख देते हैं, बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे, इक्वल टू कैपिटल D है। तो यहां से मुझे ये बताओ कि u प्लस d प्लस v डैश किसके बराबर है, v डैश अपना u के बराबर है, तो यहां पे आपने u लिख दिया इक्वल टू d, v डैश इक्वल टू u है ना, और u डैश अपना v है, मतलब उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसका इमेज डिस्टेंस है, उसका इमेज डिस्टेंस इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ठीक है, व्हेन d ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है, नहीं समझ में आ रहा है, d एक डिस्टेंस है तो ग्रेटर देन 0 ही होगा भाई। तो यहां पे अपने पास क्या आ जाएगा, देखो u 2u इज इक्वल टू d माइनस डी, तो एक तरीके से u हमारे पास आ गया d माइनस डी बाई यू, बहुत सारे अननोन है लेकिन अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। u आ गया मतलब v डैश आ गया। व्हाट अबाउट v, v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा d माइनस यू, तो ये हो जाएगा d माइनस डी बाई यू, दैट इज d प्लस डी बाई यू। तो हमें u और v मिल गया, u और v मिल गया, तो हम मैग्निफिकेशन का रिजल्ट यूज कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन अपने पास है v बाई यू, मैग्निफिकेशन अपने पास है v बाई यू, इसका इक्वल टू 2, ये 2 दे रखा हुआ है, मैग्निफिकेशन हमें 2 दे रखा हुआ है, ये क्लियर है बच्चों। तो मैग्निफिकेशन आपको 2 दे रखा हुआ है, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, d प्लस डी अपॉन d माइनस डी इज इक्वल टू 2, तो यहां से d आ जाएगा, d प्लस डी इक्वल टू 2d माइनस 2d। तो यहां से आप बोल सकते हो 3d इक्वल टू d, तो d आ जाएगा d बाई 3, और d बाई 3 मतलब 1.8 अपॉन 3, दैट इज 0.6 मीटर।
तो डी आ गया तो अब सब कुछ आ गया, यू आ गया, वी आ गया, और एफ के बारे में, एफ भी निकालना है हमें, तो एफ भी निकाल सकते हैं हम लोग। पहले यू और वी निकाल लीजिए। यू हो जाएगा 1.8 माइनस 0.6 बाई में 2, ये अपने पास आ जाएगा कितना, 1.2, 0.6 मीटर। ठीक है, v कितना होगा, 1.8 प्लस 0.6 बाई 2, d प्लस डी बाई 2, तो ये कितना आ रहा है, 1.2 मीटर। तो हमें u और v मिल गया, तो f भी निकाल लेंगे। v जो है, क्या कह रहे हो, v जो है कैपिटल D होगा। v कैपिटल D क्यों होगा भाई, ये पूरी डिस्टेंस है यहां से यहां की, ऑब्जेक्ट से लेके इस स्क्रीन के बीच की दूरी कैपिटल D है, वो v क्यों होगा, v तो अगर ये u है तो पोल से इसके ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की डिस्टेंस होगी भाई, कुछ भी मत बोलो। तो यहां से हमें जो है 1.2 मिल गया। अब f निकाल लेंगे भाई, सब सही है। अच्छा, डी प्लस डी बाई 2 सब सही तो है भाई, क्या बोलना चाह रहे हैं। अरे भाई योगेश बाबू, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 ही है, ये दे रखा है, मैग्निफिकेशन 2 है, मतलब इसको यहां पे रियल इमेज मिल रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली पता है डी ग्रेटर देन 0 है, तभी तो कर रहे हैं। दो पोजीशंस लेंस की दिख रही है आपको भाई, इसकी फोकल लेंथ अगर एफ होगा तो इसका फोकल लेंथ भी एफ होगा, इसमें तो फोकल लेंथ में तो कोई चेंज नहीं होगा, आपने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कटिंग की है, तो ये भी एफ होगा तो ये भी एफ होगा, तो दो पोजीशंस होंगे लेंस के जहां पर हमें ये इमेजेस मिलेंगी। v डैश इक्वल टू यू कैसे हुआ, आप अभी आए हो क्या, इसके पहले इतनी थ्योरी जो बताई है अभी बताया मैंने कैसे हुआ, मतलब यार बकवास काम करते हो यार आप लोग का ये, मैं अब बहुत परेशान हो गया हूं कि इतना घटिया घटिया जो है आपका क्वेरी सॉल्व करते करते मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूं। ठीक है, वो बहुत अजीब सी बात हो गई है, तो ऐसे लोगों का मैं मतलब माफ करिए मुझे, मैं धीरे धीरे आदत बना रहा हूं कि इसको अवॉइड करने के लिए। अभी अभी सब बताया कि क्यों ले रहा हूं, क्या कर रहा हूं, आप वही चीज फिर पूछ रहे हो। उससे जेन्युइन बच्चों का बहुत नुकसान होता है। उन बच्चों को मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा, उनके रैंक बिल्डिंग में वो हेल्प करेगा। ठीक है, तो ऐसे लोगों का मतलब बहुत ज्यादा वो दूसरों को जो है नुकसान पहुंचाते हैं। अरे आप देखो, और ऐसे तो नहीं मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, सब बता चुका हूं, आप या तो अभी एंट्री मारे हो या ध्यान नहीं दिए हो, दोनों में से एक है। कंसंट्रेशन थोड़ा अपना बढ़ाइए, सब बता के चलता हूं मैं पहले से ही कि कोई स्कोप ना छोड़ू। कोई जेन्युइन डाउट हो तो अच्छा भी लगता है, जो बता दिया वही पूछ रहे हो कि सर आपने ये क्यों ले लिया, वो क्यों ले लिया, सब बताया अभी मैंने क्यों लिया है। क्लियर है सभी को? एफ बता दीजिए कितना आ रहा है, एफ जल्दी से बता दीजिए कितना आ रहा है, एक आप लोग सॉल्व कर दीजिए। एफ कितना आ रहा है, एफ आएगा 1.4, एफ आएगा 1.4, जल्दी से सॉल्व करके बता दीजिए आंसर आपका आ रहा है कि नहीं। एफ आप सॉल्व कर लेंगे, किसी एक को पकड़ लीजिए, आपको यू पता है, वी पता है, एफ निकाल लेंगे इसका लेंस फॉर्मूले से, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, है ना। यहां से आप निकाल सकते हैं एफ, यू वी अपॉन, साइन के साथ पहले रख के निकाल लीजिए या बाद में साइन पुट कर लीजिए, जो करना है। ठीक है, यू वी एफ जो होगा वो होगा अपना यू वी अपॉन यू माइनस एफ, दैट इज यू की वैल्यू विथ साइन पुट कर दीजिए, यू है माइनस 0.6 इंटू वी है 1.2, और यहां से माइनस 0.6 माइनस ये यू वी होगा माइनस 1.2, तो ये तो 1.8 आ जाएगा,
और यहां से आप देख लीजिए 0.72 अपॉन में, और ये माइनस भी अपने पास माइनस कट जाएगा और ये 1.8 आ जाएगा, तो 0.4 आ जाएगा। आंसर इसका होगा 0.4। एफ की वैल्यू आ जाएगी 0.4। चेक करिए 0.4 आ जाए। एक एक क्वेश्चन में इतना कैलकुलेशन कोई थोड़े कहता है, ठीक है, एक एक कैलकुलेशन भी मैं करके देता हूं आपको, और एक एक चीज बताता हूं, फिर भी आप डोलते रहते हो, तो उसका कोई इलाज नहीं है भाई। मैं जानता हूं कि ऑनलाइन बैठे हो आप लोग, तो मैं खुद ही इतना ज्यादा एलाबोरेट करके बताता हूं, टाइम लेकर बताता हूं कि आपको दिक्कत ना हो। एक भाई जो है लिखे पड़ा है 3d माइनस डी बाई टू आएगा, अब वो कहां से उसको 3d माइनस डी बाई टू इसमें मिल रहा है, एक सिंपल सा कैलकुलेशन है उसमें उसको 3d माइनस डी बाई टू मिल रहा है। अब वो कहां से मिल रहा है वही समझ सकता है, मुझे नहीं पता। ठीक है, ये सारे रिजल्ट्स हैं। क्लियर है सभी को? भाई कुशल मैंने देख लिया है, आपका 3d माइनस डी बाई टू कैसे आ रहा है मुझे नहीं पता। ठीक है, मुझे नहीं पता कैसे आपका 3d माइनस डी बाई टू आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे। ये लेंथ ले रहे हैं आप, इसमें अगर साइन लगा रहे हो तो दिक्कत कर रहे हो। आपको जो है सीधे सीधे यहां पे ये डिस्टेंस मैंने एडजस्ट किया है, सीधे सीधे मैंने डिस्टेंस एडजस्ट किया है, और डिस्टेंस में मैग्निफिकेशन अपने पास 2 है। ठीक है, अगर आप देखिए आप भूल क्या कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको भूल क्या कर रहे हैं। आप अगर यहां मैग्निफिकेशन साइन के साथ लगाएंगे तो यहां भी माइनस होगा भाई, और एक यहां भी माइनस होगा जो कट के प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतनी भी आप नहीं सोच पा रहे हैं कि इसमें हमेशा रियल और इन्वर्टेड, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी, तो यहां पर कॉन्वेक्स के लिए तो यहां पे u नेगेटिव होगा तो मैग्निफिकेशन भी नेगेटिव होगा। यहां पे मैंने केवल मॉड लगाया, इसीलिए मैंने मॉड लिया था, तभी आपका 3d आ रहा है। शायद समझ गए होंगे जो ये गलती कर रहे हैं। यहां साइन की बात, एक चीज नहीं अपने से सोच पाते हो यार, ये मॉड जो है मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू ले रहा हूं मैं केवल 2 इक्वल टू v बाई डी, v बाई यू ले रहा हूं, है ना, ये ले रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि अगर आप मैग्निफिकेशन करोगे साइन के साथ तो वो -2 आना है, तो यहां पे v है, यहां पे -u है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसीलिए ये आ जाएगा फिर से। क्लियर है भाई? अरे अब क्लियर है? लिख, कम से कम जिनका डाउट था वो तो लिखना चाहिए उनको, उनका डाउट क्लियर हो गया। बोलो भाई। v गलत है, अभी भी बता रहे हैं v गलत है, ये d है, और u अपने पास हमने लिखा है d माइनस डी बाई टू, तो यहां से 2d, और 2d से ये कैपिटल D होगा, इसीलिए आप परेशान हो। समझ गया, समझ गया। यहां मैंने कैपिटल D लिखना था उसी में। अच्छा, आप समझ गया आपका जो डाउट है, शायद आप इससे परेशान, खुद नहीं सोच पा रहे हो कि सर ने स्मॉल d को कैपिटल D को लिखा है, वो गलती है। d माइनस ये होगा। अब खुश हो जाओ, ये मैंने स्मॉल d जो लिख दिया था ये कैपिटल D होगा। भाई ये u है, ये पूरा कैपिटल D है, इससे माइनस करने का है। ये नहीं बता पा रहे हो कि सर आपने मिस्टेक किया है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये था मैंने लेंस के बारे में, ये थोड़ा सा रिजल्ट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिज्म की। तो प्रिज्म के बारे में सबसे पहली बात कि एंगल ऑफ प्रिज्म कैसे डिसाइड करते हो, एंगल ऑफ प्रिज्म कैसे डिसाइड करते हो। एंगल ऑफ प्रिज्म कैसे डिसाइड करते हो? कोई भी दो सरफेसेस, कोई भी दो सरफेसेस जो इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन में, जो इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, उनका जो वर्टेक्स होगा दैट इज आवर एंगल ऑफ प्रिज्म, दैट इज आवर एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, जैसे ये इंसिडेंट है, ये रिफ्रैक्टेड है,
अब इन दोनों का जो ये है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म होगा, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, तो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे अभी भी एक भाई साहब परेशान है इसमें। मैग्निफिकेशन में क्या कह रहे हैं, मैग्निफिकेशन में अपना v बाई यू, v की वैल्यू है d प्लस डी बाई टू और u की वैल्यू है d माइनस डी बाई टू। तो इसमें क्या सही नहीं पुट है भाई, इक्वल टू 2, इसमें क्या सही नहीं पुट है। ये जो वैल्यू आपने लिया है v की वैल्यू यही है ना, और u की वैल्यू ये है, इन दोनों को v बाई यू कर दिया, ये 2 के बराबर है, यही किया गया है। इसमें क्या सही नहीं पुट है, गजब हो तुम लोग। अब यहां से आ जाओ, रिफ्रैक्टेड रे और ये इंसिडेंट रे, इसको कहेंगे हम एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, ये होगा अपना एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर मान लो कुछ ऐसा हो जाए इसी में कि अपना इंसिडेंट रे अब इस सरफेस से आ रहा है, ठीक है, इंसिडेंट रे मान लो अपना ये है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो अब इसके लिए जो एंगल ऑफ प्रिज्म होगा वो ये बन जाएगा, दैट इज योर एंगल ऑफ प्रिज्म। ये अपना एंगल ऑफ प्रिज्म होगा। तो शायद समझ गए होंगे कि प्रिज्म में जो है, प्रिज्म में यहां पे आप बता सकते हो कि जो ये प्रिज्म है, इस प्रिज्म में आप बता सकते हो कि ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, क्योंकि ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो इन दोनों का जो सरफेस है मिलके जो वर्टेक्स पे एंगल बना रहा होगा, इनका जो वर्टेक्स होगा वही अपना एंगल ऑफ प्रिज्म काउंट होता है। तो दिस इज योर एंगल ऑफ प्रिज्म। यहां पे आप इसको बोलोगे एंगल ऑफ प्रिज्म। ये अपना एंगल ऑफ प्रिज्म है। ठीक है, अगर आप ग्लास, पैरेलल ग्लास स्लैब की बात करें, ठीक है, पैरेलल अगर ग्लास स्लैब की बात करें तो वहां पे एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हो जाएगा। मान लो ये पैरेलल ग्लास स्लैब है, रिफ्रैक्टिंग, ये ग्लास स्लैब है, तो इसमें आप क्या बोलोगे, इसका अपना एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा। लाइट रे ऑब्वियसली यहां से जा रही है, एक ग्लास स्लैब है, तो इसमें एंगल ऑफ प्रिज्म अपना क्या हो जाएगा। तो इसमें एंगल ऑफ प्रिज्म जो होगा ए यहां पर 0 होगा, क्योंकि ये पैरेलल जा रहा है ना। एंगल ऑफ प्रिज्म यहां पे क्या हो जाएगा, 0। अरे भाई ये टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी कि अवे होगी, मैंने एक रफ स्केच बनाया, आप नॉर्मल खींच के देख लो। ठीक है, वो यहां से, गजब बात करते हो भाई, ये एयर है, ये रफ स्केच बनाया मैंने, नॉर्मल से कुछ दिखाया नहीं है। मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एंगल ऑफ प्रिज्म कैसे डिसाइड होता है। जो सरफेसेस इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रे के सरफेसेस पार्टिसिपेट करते हैं, उनका जो वर्टेक्स पे एंगल होगा दैट इज योर एंगल ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म ऐसा होता नहीं है, प्रिज्म सभी को पता है कैसा होता है। ठीक है, ये हम इसका बार बार कौन सा व्यू लेते हैं, फ्रंट व्यू। प्रिज्म एक तरीके से ऐसा है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है अपना, ये तो समझ पाते हैं सब लोग, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है, ये ऐसा होगा, इतना तो सब लोगों को आता है, पता है, ये इस तरीके का होता है, ये तो क्लियर है सभी को। तो हम इसका जो है ये व्यू देखते हैं। प्रिज्म एक्चुअली ये है, 3 डायमेंशनल होता है। बहुत लोग इसमें भी सोच रहे होंगे वो ट्रायंगल ऐसा है, ठीक है,
अब यहां से हम ये पार्ट देख रहे हैं, इसका फ्रंट व्यू देख रहे हैं, इसका फ्रंट व्यू देखते हैं। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं प्रिज्म में। तो हमारे पास कोई अपने पास एक प्रिज्म है, मान लीजिए हमने क्या किया, कोई लाइट रे इंसिडेंट किया, ये अपना नॉर्मल है और इसका नॉर्मल यहां पे कहीं ड्रॉ कर रहा हूं। तो यहां से लाइट रे क्या होगी, एयर से आ रही है, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, और फिर यहां से कुछ हमने बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, ये ले लिया। इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे। ये है अपना इंसिडेंट रे। ये तो सभी को पता है रिफ्रैक्टेड रे है, और ये इमर्जेंट रे है ना, फाइनली जो निकल रही है, तो इसको हम बोलेंगे इमर्जेंट रे, और ये रिफ्रैक्टेड रे है। भाई लास्ट टॉपिक नहीं है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी आपके सिलेबस में है, वो भी पढ़ना है। आप लोग यार इतना परेशान हो जाते, मतलब पढ़ने वाला स्टूडेंट इतना परेशान हो जाता है, पढ़ाने वाले को परेशानी नहीं है। कि उल्टा होता था हमारे टाइम में, पढ़ाने वाला पढ़ाता ही नहीं था, जैसे तैसे पढ़ा के छोड़ देता था। यहाँ पढ़ाने वाला पढ़ा रहे, आप इतना बेसब्र और इम्पेशेंट हो रहे हो, सर ये लास्ट टॉपिक है क्या। मतलब आपको सबसे पहली बात तो ये अजीब सी बात है कि आपको ये भी नहीं पता कि आपका सिलेबस क्या है। इसका मतलब आप जैसे महापुरुष को ये भी नहीं पता कि आपका सिलेबस क्या है। आपने अगर जेईई मेंस का फॉर्म भरा होता या उसका देखा होता, तो आप जो है देख रहे होते कि अभी नहीं, अभी सिलेबस में ये चीज बाकी है, सर तो वो पढ़ाएंगे ही। ठीक है, आप इतना इम्पेशेंट हो रहे हो। फेडअप हो रहा हूं यार मैं आप लोगों से, अब मतलब मजा नहीं आ रहा है अब पढ़ाने में। धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा ऐसे अगर लोग करेंगे तो। अब यहां से क्या हो रहा है देखो, पढ़ाना बहुत, देखिए पढ़ाना जो है एक बहुत ही, मतलब ये वैसा काम नहीं है कि जैसे नौकरी लग गई है और फाइल का काम करना है बेमन से कर दें, या डेटा एंट्री का काम करना है, सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब लगी है, एक बोगस सा डेटा एंट्री का काम है वो करना है, वो बैठ के कर दे रहे हैं भारी मन से। पढ़ाना एक बहुत दिल से एक क्रिया है। ठीक है, अगर जो जेन्युइनली पढ़ाना चाहता है, किसी को लर्न कराना चाहता है, फिजिक्स दो टाइप से पढ़ाया जा सकता है। फिजिक्स में मैं ये मान के चल रहा हूं, ये इस मोटो से पढ़ा रहा हूं कि मेरे पढ़ाने से किसी का अपलिफ्टमेंट हो जाए। एक तो ये पढ़ाना है, दूसरा पढ़ाना ये है कि बस पढ़ा के चले जाएं, कोरम पूरा कर दें। ठीक है, तो वो थोड़ी सी अजीब सी बात लगती है, बहुत इरिटेट करते हैं आप। मतलब अब भी ज्यादा हो रहा है ये सब बकवास जो है। अरे आपको नहीं पढ़ना है, आपको बोरिंग लग रहा है, आप मत पढ़ो। ठीक है, आप बंद करो अपना चैनल और जो है घर में बैठो, क्या दिक्कत है यार। इतना भी नहीं आप इन्वेस्टमेंट किए कि आपको बहुत खलेगा। फेडअप हो जाता है दिमाग, बिल्कुल भी मतलब मजा नहीं आता बिल्कुल भी। ठीक है, इस तरीके के कोई अच्छी चीजें बोलना, कुछ अच्छा कुछ तो ड्राइविंग फोर्स मिलता है। आप बार बार जो है सर ये लास्ट, जैसे मैं जबरदस्ती पढ़ा रहा हूं आपको, मैं ये सब मतलब इतने ज्यादा वेरिएशन कराना पाप हो गया मेरे लिए। जल्दी से कोर्स 5-5 लेक्चर में कोर्स खत्म करने से आप खुश रहोगे शायद। ठीक है, 5-5 लेक्चर में कोर्स खत्म कर दूं तो आप शायद खुश रहो, तो वही करेंगे नेक्स्ट टाइम पे, फिर टेंशन मत लीजिए। यहां पे अपने पास क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड और ये इमर्जेंट रे। इसको हम बोल रहे हैं आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये नॉर्मल है अपना, ये अपना रिफ्रैक्टेड रे है, इसे मैं R1 बोल रहा हूं। और इसके लिए ये इंसिडेंट है, बट पाथ ऑफ रिवर्सिबिलिटी को देखते हुए, पाथ ऑफ रिवर्सिबिलिटी को देखते हुए ये यहां पे R2 होगा। ठीक है, और यहां से इसे मैं ये I2 ले रहा हूं, ई ले लेता हूं। ठीक है, इमर्जेंट एंगल, इमर्जेंट रे का नॉर्मल से एंगल ई है। ठीक है, पाथ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अगर आप इसको उल्टा देख रहे हो, अगर आप उल्टा, मैंने कहा है कि अपनी लाइट जो है
पाथ ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करती है। पाथ ऑफ रिवर्सिबिलिटी को लाइट रे फॉलो करेगी। आप इधर से देखोगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा ही, ये रिफ्रैक्शन, और फिर यहां से फिर रिफ्रैक्शन, फिर ये ऐसे चला जाएगा। क्लियर है? तो अब यहां से क्या होगा, ये तो सभी बच्चों को पता है कि यही अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा। तो आप इसको बोल सकते हो पी क्यू आर एम ओ एन, ऐसे नेमिंग कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या है, प्रिज्म में कुछ में स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, उसको आपको डिराइव करके बता रहा हूं, उसको हर क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट यूज करना है, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहां पे अपने पास इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे सभी को दिख ही रहा है, ये R1 ये R2, ये R2 इसके लिए इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इसके लिए। ठीक है, चलिए अब एक इसमें ज्योमेट्री से करते हैं। आप ये बताओ कि ये पूरा एंगल 90 है, ये एंगल भी पूरा 90 है, ये एंगल भी अपना पूरा क्या है, ये एंगल भी पूरा 90 है। तो मुझे ये बता दो कि अगर ये 90 है, ये 90 है और ये ए आर है, ए है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा एंगल ए ओ ए, ये 180 माइनस R1 प्लस R2। तो आप देखो इन ट्रायंगल MON, ठीक है, आप एंगल MON को क्या बोल सकते हो, 180 माइनस R1 प्लस R2, ये बोल सकते हो 180 माइनस R1 प्लस R2। ठीक है, अब एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है तुम्हें क्या, PMON, तो इन क्वाड्रिलेटरल PMON, ठीक है, PMON, ठीक है, तो इस क्वाड्रिलेटरल में आप क्या देख पा रहे हो कि एंगल ए प्लस एंगल MON इक्वल टू 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये तो 90 है, दिख ही रहा है ना, ये 90 और 90 है, तो ए और इस एंगल में अपना क्या हो जाएगा 180। तो इसकी वैल्यू अगर आप पुट करते हो तो यहां से आपको एक रिजल्ट मिलता है, दोनों से आप इन दोनों से एक रिजल्ट देख पा रहे हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एंगल ए का रिलेशन, एंगल ए जो होगा एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, वो अपने पास हो जाएगा एंगल R1 प्लस एंगल R2। आप एंगल लिखो या डायरेक्ट ऐसे लिखो, आपके ऊपर है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहां से मैं लिख रहा हूं A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, A इज इक्वल टू R1। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट, पहला रिजल्ट है प्रिज्म का। ठीक है, कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो इसके रिफ्रैक्टेड और सेकेंड वाले के इंसिडेंट के सम के बराबर होता है, सेकेंड वाले के सम के बराबर होता है। ये क्लियर है बच्चों, A इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, अब आगे बढ़े। मान लीजिए अगर हम ये देखते हैं कि इसका एंगल ऑफ डेविएशन की बात करते हैं, तो डेविएशन का बेसिक प्रिंसिपल सबको पता है कि जो अपना इंसिडेंट रे है, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये इंसिडेंट, ये जो आप देख रहे हो ये रे जो इंसिडेंट हो रही है, ये ऐसे सीधी चली जाती, बोलो, और ये जो फाइनली इमर्जेंट रे है, इसको पीछे लेके आओ, कितना मुड़ गई है, तो जितना रोटेशन हो गया है इसका, जितना इसका रोटेशन हो गया है, दैट इज योर डेल्टा। यही अपना क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, यही अपना है डेल्टा, है ना। तो डेविएशन जो है कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। ये एंगल आपको पता है कितना हो जाएगा 90 माइनस R1, और ये एंगल कितना हो जाएगा अपना 90 माइनस R2। दिख गया? ठीक है, तो इसका कुछ नेमिंग कर लो। इस ट्रायंगल से आप सभी को दिख रहा होगा कि यहां से डेल्टा जो एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2, तो डेल्टा अपने पास हो जाएगा 180 माइनस R1 प्लस R2। एक मिनट, ये गलत हो गया है,
ये गलत है, ये 90 तो पूरा था ना, गड़बड़ हो गया है। ये जो एंगल होगा वो I माइनस R1 होगा और ये E माइनस R1 होगा। एक मिनट देख लीजिए, ये जो एंगल होगा, ये जो I है तो ये पूरा I होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये होगा I माइनस R1, है ना। ये पूरा अपना I है, ये एंगल पूरा I है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और इसी तरीके से ये E है, तो ये पूरा एंगल जो है, ये पूरा एंगल अपना ये भी E है, दिख रहा है सभी को। तो ये कितना हो जाएगा, E माइनस R2। पहले ये एंगल जज कर पाए सभी बच्चे। तो यहां पे अपने पास हो जाएगा I माइनस R1, E माइनस R2। क्लियर है। तो अब आप एंगल ऑफ डेविएशन लिख सकते हो डेल्टा, वो हो जाएगा I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। तो डेल्टा हो जाएगा I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। तो डेल्टा हो जाएगा I प्लस E, मतलब इंसिडेंट एंगल फाइनली इमर्जेंट एंगल माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इस चैप्टर का। ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि डेविएशन जनरल है, डेविएशन कैसे निकल रहा है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, I प्लस E माइनस ए इक्वल टू डेल्टा। यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब इसमें जो है नेक्स्ट बात करते हैं कि ये डेविएशन मिनिमाइज कैसे हो, या उसके लिए फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म, फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म। ठीक है, अगर एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत स्मॉल है तो हम इसमें एक कंडीशन लगाते हैं, वो भी देख लीजिए। अगर हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म बिल्कुल 10th में पड़ा होगा, ये सब बिल्कुल पड़ा होगा, मैं कहां कह रहा हूं, 10th की ही चीजें हैं। फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म क्या बोल सकते हो कि अपना जो I और E है सब स्मॉल होगा, सारे एंगल्स जो है हमारे स्मॉल होंगे। तो इसमें आप ये यूज कर सकते हो डेल्टा, जैसे आपने जनरल अभी निकाल दिया हुआ है, डेल्टा आपके पास है I प्लस E माइनस ए। ठीक है, तो I के लिए आप बोल सकते हो, स्नेल्स लॉ लगाओगे फर्स्ट फेज के लिए, तो 1 इंटू साइन I इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1, है ना, फॉर फेज PQ। मैंने डायग्राम नहीं बनाया है, बोलो तो डायग्राम कॉपी कर दूं। ठीक है, तो देख लो फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म, है ना, स्नेल्स लॉ यूज कर रहे हैं एट PQ। क्या हो जाएगा, 1 इंटू साइन I इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1। तो अगर ये स्मॉल है तो आप I1 इक्वल टू म्यू R1 लिख सकते हो। I1 और R स्मॉल है तो, है ना, I1 और R स्मॉल है तो आप इसे क्या कर सकते हो, I1 और R स्मॉल है तो आप साइन I को I लिख सकते हो, साइन R को R लिख सकते हो। इसी तरीके से स्नेल्स लॉ एट PR, क्या है, PR, यस। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, म्यू साइन R2 इक्वल टू 1 इंटू साइन E। तो यहां पे अपने पास आ जाएगा म्यू R2 इज इक्वल टू E। तो इन दोनों को आप यहां पे यूज कर लो इस वाले में, तो आपके पास डेल्टा जो आ जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए, वो एक एक्सप्रेशन बनता है। कितना हो जाएगा, म्यू कॉमन ले लोगे, R1 प्लस R2 माइनस ए, और ये फिर से ए हो जाएगा, तो डेल्टा आएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो सभी बच्चों को एक चीज की सावधानी बरतना है, ये जनरल नहीं है, ये हर जगह मत लगा दीजिएगा, फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म है। तो आप देख रहे हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन दोनों में अंतर है।
ठीक है, आप यहां से डेल्टा जो आएगा म्यू माइनस वन इंटू ए, तो म्यू माइनस वन इंटू ए, इसमें जो स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए आप एंगल ऑफ डेविएशन जो है इंडिपेंडेंट है, किसके इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आप देख पा रहे हो यहां से। बाकी ये आई पे डिपेंड कर रहा है, मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। तो डेल्टा जो आएगा वो फॉर्मूला आप म्यू माइनस वन इंटू ए का तभी लगाएंगे जब आपका क्या हो, जब आपका ये स्मॉल एंगल प्रिज्म। आप बोलोगे सर स्मॉल एंगल प्रिज्म क्या है, म्यू रिलेटिव नहीं है भाई, यहां पे हम सब एयर लेके चल रहे हैं, ठीक है, ये अपना म्यू है और मैंने एयर लिया है, तो यहां रिलेटिव का कोई सीन नहीं है, ठीक है। जब होगा तो आप रिलेटिव डालिएगा, जब किसी मटेरियल में होगा तो म्यू विथ प्रिज्म विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग कर दीजिएगा बस, ठीक है। म्यू ऑफ द प्रिज्म विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, मतलब म्यू प्रिज्म अपॉन म्यू सराउंडिंग कर दीजिएगा, रिलेटिव लिखना तो आता है, ये अभी एब्सोल्यूट चल रहा है, ठीक है। तो म्यू माइनस वन इंटू ए, यहां तक क्लियर है सभी को, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं कि कंडीशन फॉर मिनिमम एंगल ऑफ, हाँ मैं ये आपसे ये बताना चाह रहा था कि जो मिनिमम एंगल ऑफ स्मॉल एंगल प्रिज्म किसको कहेंगे, तो थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। जो एंगल जो है जनरली आपको लिखा होगा, है ना, जनरली लिखा होगा, नहीं तो 11 डिग्री कुछ समथिंग के ऊपर वाले को हम नीचे वाले को ही कहते हैं, बाकी आप उसको चेक कर सकते हैं डेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडीशन फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। कंडीशन फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, ये जनरल कर रहे हैं। कंडीशन फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, ये भी बहुत बच्चों को आता है, बहुत बार पूछा गया है, जेईई मेंस में भी इस पे क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब ये होता है कि सबसे मिनिमम कब होगा। तो पहले कंडीशन जान लीजिए, कंडीशन क्या होता है, कंडीशन है I इज इक्वल टू ई, ठीक है, R1 इक्वल टू R2, ये कंडीशन है। I इज इक्वल टू ई एंड I1 इक्वल टू R1 इक्वल टू R2, ये है मिनिमम। तो फिर डेल्टा जनरल क्या था, वो था I प्लस ई माइनस ए था, I प्लस ई माइनस ए, ये जनरल था, ठीक है। तो मिनिमम के लिए क्या करेंगे, इसमें यूज करिए, क्या करने वाले हैं आप, फॉर मिनिमम, अच्छा ए की वैल्यू क्या लिखेंगे, ए अपने पास है R1 प्लस R2, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं R1 टू R1 इफ R1 इक्वल टू R2, इन दोनों में ये कंडीशन अप्लाई करिए, इन दोनों में मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन तब निकलेगा जब आपको ये और ये इसको अप्लाई करिए। तो यहां पे क्या आ जाएगा, इफ R1 इक्वल टू R2, तो आप क्या लिख सकते हो, इक्वल टू R बोल रहा हूं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू R इक्वल टू A बाई टू, R इक्वल टू A बाई टू, R इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा A बाई टू। ये क्लियर है सभी को, हाँ ग्राफ बना देता हूं, अभी एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है वो, R इक्वल टू A बाई टू, ठीक है, उसे हम लिख सकते हैं। और I के लिए क्या लिखोगे, I के लिए आप क्या लिखेंगे, देखिए I अपने पास हो जाएगा I इज इक्वल टू, अगर E है तो डेल्टा आपका क्या हो जाएगा फिर 2i माइनस ए, 2i माइनस ए, ये मिनिमम अब हो जाएगा क्योंकि हम मिनिमम की कंडीशन निकाल चुके हैं। तो I हमारे पास क्या आ रहा है, डेल्टा मिन प्लस ए बाई टू, तो हमें I मिल गया और ये R मिल गया। तो स्नेल्स लॉ यूज करें, बाय स्नेल्स लॉ 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर, है ना। तो हम बोला जाता है कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए म्यू क्या होगा, तो म्यू यहां से निकाला जाता है। तो म्यू आप यहां से बता सकते हो म्यू क्या होगा, म्यू अपने पास हो जाएगा साइन आई की जगह पे आप ये लिख सकते हो ए प्लस डेल्टा मिन
बाई टू इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर, दैट इज साइन ए बाई टू। तो यहां से आप म्यू निकाल लो, म्यू आ जाएगा। ये बहुत जाना पहचाना फॉर्मूला है, आपने कई बार देखा होगा, ठीक है, अपॉन में साइन ए बाई टू। तो दैट इज द नेक्स्ट फॉर्मूला विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट इज मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का म्यू से रिलेशन, साइन ए प्लस डेल्टा मिन बाई टू अपॉन में म्यू। और इसका जो ग्राफ है डेल्टा का म्यू के साथ, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई के साथ, वो ग्राफ आपका कुछ ऐसा होता है जिसमें हमें एक ही टेंजेंट मिलता है, यहां पे यूनिक वैल्यू मिलती है जिसमें आई और ई बराबर हो जाते हैं। और इस केस में ये जो डेल्टा होगा वो मिन होगा और यहां पे आई इज इक्वल टू ई होगा, आई इज इक्वल टू ई होगा। ठीक है, ये सब स्कूल में भी सभी लोग पढ़ते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है, तो इसमें जो है वो मैं आपको बताया दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां से आप यहां तक ये निकाल सकते हैं। यहां तक क्लियर है? चलिए, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है फॉर 12th क्लास, नॉट फॉर रिपीटर्स। बाकी अच्छे क्वेश्चंस करने में नो डाउट डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है भाई। जैसे देखिए, अब मैं आपको इसमें वेरिएशन दिखाता हूं। ये अभी डेल्टा मिन की बात हो गई। अब हम बात करेंगे कुछ और, बात कर रहे हैं कि कंडीशन, मैं अब जनरल कुछ निकाल रहा हूं, देखिए कंडीशन फॉर, या केस लिख लो, कंडीशन नहीं, केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस, केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस। प्रिज्म पे कोई लाइट रे नॉर्मली क्या कर रही है, नॉर्मली इंसिडेंस हो रही है। प्रिज्म पे कोई लाइट रे क्या हो रही है, नॉर्मली इंसिडेंस हो रही है। तो अगर नॉर्मल इंसिडेंस की बात हो रही है, देखो तो कुछ ऐसा है। अब ये सब जनरल है, ये सब क्वेश्चंस हैं, कोई थ्योरी नहीं है इसमें। अब मैं आपको वेरिएशंस करा रहा हूं, थ्योरी इतनी ही थी। ये सब क्वेश्चंस होंगे जो वैल्यू के साथ भी आ सकते हैं। तो मान लो आपके पास एक प्रिज्म है और मैं कह रहा हूं कि इसमें नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है। नॉर्मल इंसिडेंस तो सभी लोग समझते हैं कि लाइट रे इस सरफेस पे नॉर्मली हिट कर रही है, नॉर्मली हिट कर रही है। ये अपना नॉर्मल है, ये अपना नॉर्मल है। अब क्या क्या हो सकता है वो सारी पॉसिबिलिटी देखेंगे। ठीक है, डेल्टा मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन भी अभी बात करेंगे बिल्कुल। तो यहां बताओ क्या होगा कि यहां पे अब पॉसिबिलिटी क्या बन रही कि ये नॉर्मल इंसिडेंस है। तो अगर ये नॉर्मल इंसिडेंस है, ध्यान दीजिएगा, अभी ये बिना कुछ नहीं दिया है तो भाई ये अंडरस्टूड है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। ठीक है, ये अपने पास नॉर्मल इंसिडेंस है। ठीक है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है ए। तो आप देखो कि ये ऐसे ही आ जाएगी लाइट रे, यहां आ जाओगे। यहां आने पे क्या पॉसिबिलिटी है कि जो अपना आर है, एक तरीके से यहां R1 एक तरीके से, यहां पे I1 एक तरीके से, I यहां पर 90 है एक तरीके से, बोलो R1 एक तरीके से यहां पर 90 है, और R2 जो है ये R2 होगा। अब R2 के पास कंडीशन ये है कि ये बाहर जाए। आपसे कंडीशन पूछा जा सकता है कि फॉर दिस लाइट रे टू कम आउट, क्या कंडीशन होगी। सभी लोग ने TIR पढ़ रखा है, सभी लोगों ने TIR पढ़ रखा है कि इसको अगर रिफ्रैक्ट होना है, अगर इसको रिफ्रैक्ट होना है भाई,